अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूं महरीन सप्तैन। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर है और आज का दिन बेनज़ीर भुट्टो की याद के साथ मंसूब है। ताज़ा हवा का झोंका है दुख्तर मशरिक़ की ये याद। अगर हम सफ़र 2007 तक का देखते हैं बेनज़ीर भुट्टो का, तो दुख ज़्यादा सुख कम हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद हम देखते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं और पार्टी को बचाने की एक जद्दोजहद करते हैं। लेगेसी की सूरत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे सामने आते हैं, लेकिन अब पार्टी को बचाने के लिए ज़रूरत है सनम भुट्टो की। उन्हें तलाश किया जा रहा है क्योंकि ECL में नाम डाल दिया गया है आसिफ अली ज़रदारी साहब का, बिलावल भुट्टो का, फरियाल साहिबा का भी और मुराद सईद साहब का भी, और साथ ही साथ 172 के करीब जो अफराद हैं उनके नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं। आज के जो मौज़ूआत हैं जिन पर हम अहम गुफ्तगू करेंगे उनके बारे में आपको बताते चले। आज हम जिक्र करेंगे हुकूमत अपोजिशन की उस शादी का जो मजबूरी में की गई। जी हाँ, नैब के हवाले से तरमीमी बिल जो है उसका मसवदा तैयार कर लिया गया है। अब नाखून भी तराशे जाएंगे, नैब के हथकड़ियाँ भी पहनाई जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे नैब के हाथ पांव शायद बांध दिए जाए। इससे पहले मुख्तलिफ हुकूमतों में यही नैब काम करती रही और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी जब तक कि वह हुकूमत में था। इस वक्त भी अब तक तो तकलीफ़ ना थी, लेकिन चेयरमैन नैब जो हैं गुज़िश्ता रोज़ गए KP और वहाँ पर जाके जब उन्होंने कहा कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब होगा, और ये जब बहुत कान के करीब PTI को सुनाई दी आवाज़, तो उसके बाद अब ये फैसला जो है हतमी हो गया है और ठहर गया है नैब का एहतसाब होना। इस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात पाकिस्तान में, चश्मकुशा हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने लेकर आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से ये आवाज़ भी आती है कि नया पाकिस्तान कहाँ है। तो हम भी ये सवाल करेंगे कि वो नया पाकिस्तान कहाँ है जहाँ पर हमें बुनियादी सेहत की, तालीम की सहूलियात मिलनी थी। आखिर में बहुत ही अहम मौजू है और हम चाहेंगे कि हमारे वालिदैन जो है वो ज़रूर इस मौजू को देखें, सुने, जाने कि वो लत जो इस वक्त बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के बच्चों में सरायत कर रही है, नशे की लत की हम बात कर रहे हैं, और जितनी तेज़ी से ये परसेंटेज पाकिस्तान में सख्त बढ़ रही है, ये असल में हो क्या रहा है, किस तरह से हो रहा है, आप ये जानिएगा ज़रूर, और किस तरह से बचा जा सकता है ये भी आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे। अपने मेहमान जो इनके बारे में आपको बताते चले, हमारे साथ कराची स्टूडियो से रेहान हाशमी एडिटर साउथ मौजूद हैं, राव खालिद सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ है, काजी सईद सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, जबकि डॉक्टर जावेद अकरम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, और डॉक्टर सदाकत अली भी माहिर नफ्सियात होंगे हमारे आखिरी सेगमेंट के लिए। सबसे पहले तो राव खालिद साहब आपसे आगाज़ किए लेते हैं, और ये जो आज मोहतरमा बेनज़ीर की बरसी थी और आज जो हमने जो आवाज़ें सुनी और जो ECL में नाम डाल दिया गया, फवाद चौधरी ने कहा कि अब आपको सीरियस लेना पड़ेगा JIT की रिपोर्ट को, तो आने वाले वक्त में सख्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, दो चीज़ों को हमें अलहदा करके देखना चाहिए। असल में मसला ये है कि हम दोनों चीज़ों को मिक्सअप करते हैं ना, सियासी जमात को, पॉलिटिक्स को, और उन इंडिविजुअल्स को जो किसी भी क्राइम में मुलव्वस हैं या किसी ज़ेर तफ्तीश हैं, ज़ेर हिरासत हैं, या किसी पे जुर्म साबित हो चुका है। तो ये यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर उससे ये होता है उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट भी उसी तरह से, हमारे जैसे बेवकूफ़ बहुत से लोग हैं जो पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए निकल आते हैं फौरी तौर पे, तो इनको अलहदा करके देखना चाहिए। एक केस है जाली अकाउंट्स का, मनी लॉन्ड्रिंग का, JIT की रिपोर्ट उस पर आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में अंडर ट्रायल है। उसके हवाले से क्या फ़ैसला आता है, क्या उसमें प्रोग्रेस होती है, किस तरह से लोग उसमें आते हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये केस बन गया आसिफ ज़रदारी की बजाय, या ओमनी ग्रुप की बजाय, या उन शुगर मिलों जिनके ज़रिए ये सारा काम होता रहा, जाली अकाउंट्स जो थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना केस बना लिया है कि जैसे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ को बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है। मसला बुनियादी तौर पे ये है कि पीपल्स पार्टी के लोगों को अपने लीडर से पूछना चाहिए कि भाई ये जो कुछ हो रहा है, हमारी बदनामी हो रही है, पार्टी की सियासी साख दाव पे लग गई है। पिछले इतने सालों से कभी आपको 10% कहा जाता है, कभी आपको 100% कहा जाता है, कभी इस किस्म की चीज़ें आपके बारे में निकल आती हैं। तो ये थोड़ा सा मामलात को कम अज़ कम पार्टी के अंदर तो क्लियर करें, उनको पता चले कि हकीकतन है क्या। वो हर कोई अपना अपना जो है बैंड बाजा लेके निकल आता है और उस पर हंगामा मचाना शुरू कर देता है। आज एक उनको प्लेटफॉर्म मिला जहां बेनज़ीर भुट्टो को याद करने के लिए, शहीद को याद करने के लिए सारा वो लोग आए थे, ताज़ियत के लिए आए थे, उस लम्हे को याद करने आए थे जब बीबी उनसे बिछड़ गई। तो वहाँ पे क्या बातें हो रही थी, इंतहाई अफसोसनाक ये मंजर था
कि वो पार्टी भुट्टो जिसकी शनाख्त है, भुट्टो ने जिसको बनाया, अपने खून से आबियारी की, उसको जरदारियों ने कहाँ तक पहुँचा दिया है कि उस पर अब बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जलसा किया जाता है और वहाँ पे गुफ्तगू कुछ और हो रही होती है। तो ये कहाँ तक इस तरह से चलेगा? उनको उन केसेस को अलहदा से फेस करना चाहिए, उस केसेस में जो भी हकायक हैं उनका सामना करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए। फिर आप देखें टारगेट किसको कर रहे हैं। केस सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई है, टारगेट इमरान खान को वो बुरा भला कहा, उसके पता नहीं किस किस्म के बिलावल से कम से कम मुझे तवक्को नहीं थी। काजी सईद साहब, एक तो हम बात करें अभी JIT के ऊपर जो तनकीद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, दूसरी जानिब नैब एक वो इदारा जो इस वक्त बहुत ही ज़ेर अताब भी है, एक तरह से कहा जाए। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अपोजिशन कहती है हम ज़ेर अताब है, अब KP में जिस तरह से इस वक्त एहतसाब की कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी तो वो भी अपने आप को ज़ेर अताब समझते हैं, वो कहते हैं शायद इक्वल करने के लिए अब हम जो है अताब का शिकार होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त जो कोशिश की जा रही है, ये नैब जो अभी तक तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन अब जो तरमीमी बिल लाया जा रहा है, जो मुसविदा तैयार कर लिया गया है, उसके अगर खदोखाल को हम बारी बारी तो देखेंगे। लेकिन पहले ये बताया, आपको लगता है कि ये कार्रवाई या तो पहले हो जानी चाहिए थी, और अब जब एहतसाब का अमल चल ही पड़ा है, शुरू ही हो गया है, कुछ होता दिखाई दे ही रहा है, जब वो कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका बिला इम्तियाज एहतसाब होगा, तो अब इस वक्त अचानक से ये कर देना कोई अचानक की कार्रवाई है? देखें, बुनियादी तौर पर ये जितने इदारे रहे हैं, FIA रही है या नैब है या इस तरह से पहले एहतसाब ब्यूरो बनाया था आपने, इसके दो मकासद रहे हैं माजी में। पहला मकसद तो इसमें यह है कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, अगर कोई बात नहीं मान रहा, सीधे रास्ते पे हमारे मुताबिक नहीं आ रहा, तो उसकी फ़ाइल खोल लो, वो ठीक हो जाए तो फाइल बंद कर दो। और दूसरा इनका मनसब रहा है माजी में, वो ये था कि ये क्लीन चिट इशूइंग इदारे हैं। मुझे ये बताएं, बाकी जब मैं चोरी करता हूँ, यहाँ से गिलास उठा लेता हूँ, किसी का मोबाइल उठा लेता हूँ, तो एक SHO मुझे पकड़ के ले जाता है, और साथ जो मेरा हशर करता है वो किसी से। आप तो आम इंसान है ना काजी सईद साहब, आप तो आम इंसान है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में 80% या 90% लोगों के लिए जो तरीका तफ्तीश जारी व सारी है, जिसकी सारी फुटेज अभी आप प्रोड्यूसर को कहें निकाल के चला देगा, इस एक बंदे को जरा एक SHO के हवाले करें, बंद कर दें ये नैब। ये आपको कवालियां पढ़ के फर बताएंगे कि इन्होंने ये क्या किया है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हर चीज तबकाती है, इंसाफ तबकाती है, तफ्तीश तबकाती है, यहाँ पे हर मुझे ये बताएं, अभी इन्होंने पकड़ा हुआ है, मेडिकल बोर्ड बन रहे हैं, उनका MRO क्या होती है, वो MRI हो रही है, वो हो रहा है, उसके बाद उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बना दिया है। वाडा साहब कह रहे हैं जी $2 बिलियन देके। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो बुनियादी सहूलियात है। मेरे ख्याल से यहाँ से आगाज कर देना चाहिए। हर आम शख्स जो मुजरिम हो या जो पकड़ा जाए, उसके साथ भी यही सलूक करेंगे, फिर ऐसे ही होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता नहीं है। मसला ये है कि जो जिन लोगों ने बुनियादी तौर पर इस रियासत को एक खोखला करके एक बैंकरप्सी के किनारे पे ले आए हैं, बर्बाद कर दिया है, उनके साथ क्या है? पहले तो एक 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के फीसें लेने वाले वकीलों की शीशा पलाई हुई दीवार इन तमाम डकैतों के सामने खड़ी हो जाती है अदालतों में जाके, जो उनका दिफा करते हैं। फिर बड़े बड़े लोग मेरी तरह काला कोट पहन के, टाई लगा के, मोटी सी किताब खोल के हमें हिकमतें बताते हैं कि जनाब नहीं, हम इनको नहीं पकड़ सकते, हम इनको हाथ नहीं लगा सकते। ये सारा निज़ाम, ये सारी वारदात जो है, और फिर लड़ाई कब होती है? लड़ाई जब ये होती है जब इनकी अपनी लड़ाई शुरू हो जाती है, जब हुक्मरान तबके के दरमियान आपस में खाने पीने पे लड़ाई होती है, ठेकों पे लड़ाई होती है, माल बनाने पे लड़ाई होती है, तो फिर ये कहते हैं ओ हो अब तो जमहूरियत खतरे में हो गई है, अब ये तहरीक चलाएंगे, ये अपने SUV से निकलेंगे। लेकिन काजी साहब ये बताएं, ये देर आए दुरुस्त आए कि नहीं दुरुस्त आए, ये बताइए, ये देर आए दुरुस्त आए? देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि लेटली बिकॉज ऑफ द क्राइसिस ऑफ द स्टेट एंड इकोनॉमी, जो सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने कहा यार इनको पकड़ो, खुदा का खौफ करो, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ये आपका क्या ख्याल है? 2018 का इलेक्शन हुआ है, वो ये तो कब्जा छुड़वाया है इनसे, ये तो कब्जा यानी पूरा कब्जा था यहाँ पे, FIA फारग। तो फिर आपका मतलब ये कि ऑपोजिशन सही कह रही थी कि कब्जा छुड़ाया है? तो जाहिर है इनका कब्जा था,
इन्होंने कब्जा किया हुआ था। मुझे ये बताएं ना, ये पिछले ब्यूरोक्रेसी में हमजा शहबाज साहब बुला के पहले ग्रेड 22 के बंदे का इंटरव्यू करते हैं कि इसको बिठाना है या नहीं बिठाना। इन्होंने तो सारे निजाम को इस तरह पर्सनली चलाया कि जिस तरह की कोई जाती डायनेस्टी होती है, जाती कोई मोनार्की होती है, जैसे अकबर बादशाह बैठा हुआ था, तो सारे निजाम को अब ये भी तो गौर करें ना कि जो बिल अभी तरमीमी बिल लाया जा रहा है उसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुत्तफिक है। बज़ाहिर तो जमहूरियत की एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है कि दोनों मुत्तफिक है, बैठकर डिसाइड किया जा रहा है। लेकिन एट दिस पॉइंट सवाल मेरा ये, एट दिस पॉइंट जब एहतसाब का अमल अब केपी का रुख करता है तो फिर ही क्या ये मुसव्वदा सामने आना था? थोड़ा और इंतजार कर लेते, थोड़ा सा मजीद एहतसाब हो जाता, उसके बाद ले आते, बराबर हो जाता। देखिए, मैंने सच्ची बात है, मैंने तो नहीं देखा। पहले मैं तो ये जानता हूं कि इन्होंने ये कहा था कि हम और एम्पावर करेंगे नैब को। नहीं, मैं काजी साहब, आपने नहीं देखा ना, तो जरा मैं आपको सीधा बताती हूँ, जरा सुनिएगा। इन्होंने ये कहा है कि चेयरमैन नैब के जो लामहदूद इख्तियारात है उन्हें महदूद कर दिया जाएगा, वाज़ेह कमी की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा प्ली बार्गेन का इख्तियार वापस दिया जाएगा। चले, वो तो एक अच्छी बात हो गई, आइंदा इसको सजा के जिम्मे में लिया जाएगा। फिर ये कहा कि एहतसाब अदालत को मुल्जिम की जमानत का इख्तियार देने की तजवीज़ भी शामिल की जाए। फिर ये भी कहा गया कि नैब कानून में रिमांड से मुतल्लिक भी अहम तरमीम की जाए। और इस तरह से ये इख्तियारात जब चेयरमैन नैब से ले लिए जाएंगे, ये तमाम बाकी के इख्तियारात यानी कि सज़ा जजा के हवाले से, जमानत के हवाले से एहतसाब अदालत को दे दिए जाएंगे और फिर 4-5 लोग इसमें इकट्ठे हो जाएंगे जो फैसला करेंगे। और फिर उसके बाद एक पूरे प्रोसेस के साथ मुल्जिम को अगर पकड़ा भी जाएगा और थोड़े दिनों के लिए, तो क्या उसमें से निकलेगा? आपको नहीं लगता कि नैब के वो जो नाखून तराशने की धमकियां दी गई थी गुज़िश्ता हुकूमत में, वो सब अब किया जा रहा है? भाई, हम तो माफी मांग लेते हैं, इस सारे प्रोसेस पे पैसे तो मेरे और आपके लगने हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे लगने हैं, और एहतसाब भी मेरे ख्याल से काजी साहब हमारा ही होना है। एहतसाब भी आखिर में हमारा और आपका ही होगा, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं ये 14 दिन में तो मेरे ख्याल से इनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। 3-4 महीने हो गए, फवाद हसन फवाद, आहत चीमा, कुछ नहीं निकल पाया। काजी साहब, ब्रेक पर हमें जाना है, लेकिन ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो अभी जो हमने आगाज़ में जिस तरह बात शुरू की, तो हम कि नैब जो है इस वक्त जो कार्रवाइयाँ कर रहा था उसके बाद शायद ये एज अ रिएक्शन आया। आपको क्या ये लगता है? क्योंकि चेयरमैन नैब मुख्तलिफ औकात पे हमने उन्हें देखा, अपनी सफाइयाँ कभी दे रहे हैं, कभी वो ये कह रहे हैं कि अगर नैब के हवाले से बात की जाएगी तो फिर जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। और हमने देखा कि जिस तरह से DG नैब लाहौर जो हैं वो आके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देते हैं और बहुत सी बातों के जवाब देते देते जब वो फाइनली एहतसाब की तरफ आते हैं, फाइनल एहतसाब अगर KP में होने जा रहा है, तो ऐसे वक्त में ये सब कुछ जो हो रहा है, इस सब पर आपके कमेंट्स क्या हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक? वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले काजी सईद साहब, आपकी तरफ एक सवाल छोड़ा था। जब फाइलों से गर्द झाड़ी जानी शुरू हो गई KP में, तो फिर हमने ये जो सदाएं सुनी, इस पे आपका कमेंट चाहिए, फिर हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। किस तरह से देख रहे हैं अब ये जो तरमीमी मुसव्वदा आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, ये तो हम तभी कह सकते हैं जब तरमीमी मुसव्वदा आएगा। इस हवाले से जो बहुत सी बातें हो रही हैं, 2 केसेस हैं, एक तो मालम जबा का केस है, दूसरा वहाँ पे ये जो मेट्रो बना रहे हैं इसका केस है, उस पर नाम वज़ीर दिफा साहब का भी आ रहा है। तो ये जब सामने आएगा तो हम देखेंगे। मगर बात ये है कि यहाँ देखें ना, आप यहाँ पे अगर आप एहतसाब की बात करते हैं, जिस मुल्क में 70% मैशत आपकी काली हो, काले धन की मैशत हो, तो आप वहाँ क्या करेंगे? अगर यहाँ एहतसाब शुरू हो जाए तो आपको डैम को छोड़ के जेलें बनवानी पड़ेंगी और आपको इस शराफिया का 80% अंदर करना पड़ेगा। ये कौन सा कानून है जो ये नहीं तोड़ते? यहाँ पे टैक्स कोई नहीं देता, यहाँ पे हर किस्म की कब्जे हैं, आप मुझे बताएं। और ये कब्जे वाला सुबह पकड़ा जाता है, शाम को वो जमानत लेके बाहर आ जाता है, आपके सामने है। और 3-4 हज़ार कनाल लाहौर में कब्जा किया हुआ है। उसके बाद तो ये सिलसिला है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, बुनियादी तौर पर ये सिस्टेमिक फेलियर है। ये निज़ाम इस तरह से डिजाइंड है कि इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। कौन बदलेगा? चेंज का नाम तो लिया इमरान खान साहब ने, मगर वो चेंज क्या कर रहे हैं? चेंज तो फिर वही तबकात है, वही लोग हैं, वही आपके कार्टल्स बैठे हुए हैं।
कैसे आप करेंगे मुझे बताएं। ये बिजली के जितने कार्टल्स बैठे हुए हैं, बिजली की वजह से आपके इस मैशत का बेड़ा गर्क हुआ, और सबसे बड़ी जो करप्शन यहाँ पे हुई 1994 के मुआहदों से हुई, जो ये आपने बिजली के ये आपने अनबंडल किया था, प्राइवेटाइज किया था, उसके किसी को कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। उनकी जो टीम बनती है, उनकी जो उस टीम का जो हेड लगाते हैं वो फ्रंटमैन जो है वो मियां मनशा साहब का फ्रंटमैन निकल आता है। उसके बाद देखे ना, ये लोग हैं 4-5 लोग हैं जो इस रियासत से 10 गुना ज्यादा अमीर हो गए हैं। ये सिंध में देख लें, ये सिंध में जमीन, ये बैरिया का जो केस है इसको आप देख लें, यहाँ पे 1500 अरब रुपए की जमीन है, 25,000 एकड़ जमीन कहते हैं। तो कौन इनको पूछेगा, कौन इनको? हुआ ये है कि जिन लोगों ने जो डकैती करते हैं उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आ गई है। एहतसाब का अदारा काम तो कर रहा है, जहां पर कुछ गलतियां या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि सही होना चाहिए, जैसा कि प्ली बार्गेन की अगर हम बात करते हैं तो यकीन होने चाहिए, लेकिन हाथ पांव इस तरह भी बांध नहीं देने चाहिए कि कहीं एहतसाब का अमल जो है वो हो ही ना पाए। उजलत में जो ये काम जैसा कि लग रहा है, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि ये उजलत में काम होने जा रहा है, तो इसे उजलत में नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन को ज़रूर सुने, लेकिन साथ ही साथ एहतसाब के अमल को शफाफ भी रहने दें। हमारा बताइए कहना है। अभी हमें डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। हम सेहत के मामले पे भी बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी हमें आवाज़ आती है कि नया पाकिस्तान किधर है, और हम अगर पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सेहत की सूरत हाल को देखते हैं, और जो इमरान खान साहब का हमेशा से कहना था कि इन सड़कों, इन रोड्स और इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत सेहत है, तालीम है। सेहत को अगर हम देख लें तो पाकिस्तान जो है पहले नंबर पर पहुंच चुका है बच्चों की अमवात के हवाले से। हमारे यहाँ पर बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में, हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, 100 लोगों के लिए एक नर्स है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस वक्त सिचुएशन है क्या ओवरऑल पाकिस्तान में सेहत आमा के हवाले से? बहुत शुक्रिया मरीन। आफ्टर ऑल चैनल 92 को भी और आपको सेहत का ख्याल आ गया। इसी तरह ही मैं कहूँगा कि ये जो आपने अदाद शुमार बताए हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये एक दिन, एक माह की या एक साल की नहीं है, ये 70 साल की नेगलेक्ट है। और ना मेरा ख्याल है कि हमारी एज ए नेशन या एज ए गवर्नमेंट, एज ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एज एन आर्मी, किसी की भी सेहत को वो अहमियत नहीं दी गई इस माशरे में जो उसकी दुनिया जहान में है। और इसी की वजह से जो आपने कहा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हम पिछले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो हमने कमिट किए थे दुनिया को कि हम अचीव करेंगे, और जो बच्चों की अमवात है, शरह अमवात, जच्चा बच्चा माँ और बच्चे की, वो एक बड़े अच्छे रीज़नेबल लेवल पे ला सकेंगे, वो हम नहीं ला सके। और अब उसका नाम बदल के हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर दिया। सबसे बढ़ के चीज़ ये है कि एक तो नंबर 1 ये इसकी तरजीहात नहीं है। बजट में भी हम 7% के करीब GDP का खर्च रहे हैं सेहत पे, जबकि हमारे हमसाया ममालिक इवन बांग्लादेश भी 3.5-4% अच्छा, आप 7.5 कह रहे हैं, मेरे पास जो थी परसेंटेज वो थोड़ी ज़्यादा थी, 2%। आपने तो बहुत ही कम बता दी। नहीं, वो 2% आप मेरा ख्याल है पंजाब की या प्रोविंसेस की बता रहे हैं, मैं तो ओवरऑल पाकिस्तान की बता रहा हूँ। पाकिस्तान की अगर आप इसकी ये मजमूई तौर पे 0.72% ही बनती है। और ये भी जो स्पेंडिंग भी है, अनफॉर्चुनेटली इसमें नंबर 1 आप प्रिवेंशन पे बिल्कुल नहीं स्पेंड कर रहे, आप सिर्फ क्यूरेटिव हेल्थ पे कर रहे हैं, और क्यूरेटिव भी आप चंद बड़े हॉस्पिटल्स पे कर रहे हैं। आपका प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर पे आप बिल्कुल नहीं कर रहे, जबकि उन पे स्पेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए और टर्शरी केयर पे मिनिमम स्पेंडिंग होनी चाहिए। तो हमारा एक मोड ऑफ स्पेंडिंग भी सही नहीं। और दूसरा, जो हमारी प्रोग्रेसिव स्पेंडिंग नहीं है कि हम किसी पॉलिसी के तहत नहीं खर्च रहे, हम इशू बेस्ड खर्च रहे हैं। तो इसलिए ये जो निगलेक्ट है पिछले 70 साल की, इसको ठीक करते हुए नंबर 1 तो इन ऑल ऑनेस्टी नया पाकिस्तान या इमरान खान का पाकिस्तान, इसको टाइम अभी हमने इतना नहीं दिया, लेकिन डेफिनेटली कम से कम ये नजर आ रहा है कि सेट हो जाता है ना, एक पैटर्न सेट हो जाता है, पता लग जाता है कि किस सिम्त में ये हुकूमत मूव करेगी। दावे अपनी जगह, लेकिन कुछ इकदाम आपको नजर आ रहे हैं इस हुकूमत के, कुछ इस हवाले से कोई पेशरफ्त, कोई आगाज? देखें, मैं आपको एक कम से कम इतना बता सकता हूं कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई रेफरल सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जो टर्शरी केयर बड़े हॉस्पिटल हैं, चंद एक गिनती के हॉस्पिटल्स हैं, कम से कम 50 से भी कम हॉस्पिटल्स हैं, सारा बोझ उन पे आता है। इसलिए आता है कि जैसे मैं सरबराह रहा हूँ पिम्स का, फिर जिना हॉस्पिटल का,
तो हमारी नॉर्मल डिलीवरीज भी वहाँ कम से कम 100-150 नॉर्मल डिलीवरीज हम करते थे। तो हम कोई मटर्निटी होम तो है नहीं है, टर्शरी केयर है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और नॉर्मल डिलीवरीज प्राइमरी केयर बेसिक हेल्थ यूनिट में या तहसील हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए। अब पहली दफ़ा हमें कहा गया है कि, और ये हमें कहा गया, यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि आप एक रेफरल सिस्टम बनाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव था, लेकिन गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। अच्छा, और हमने गुजरांवाले में एक मॉडल और एक पायलट रोकूंगी, लेकिन आपने जैसा भी कहा कि कोई रेफरेंस सिस्टम नहीं है, जबकि रेफरेंस सिस्टम तो इस कदर इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आपको ना पता हो कि क्या स्टेटिस्टिक्स है, क्या पॉपुलेशन है, तो फिर आप किस तरह से कोई काम कर सकते हैं? कोई प्लानिंग डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। जिससे हम पॉपुलेशन सेंसस हम करते हैं, हमें मालूम होता है कि कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ किसको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ये बुनियादी चीज ही नहीं है तो फिर किस तरह से ये हमारे हॉस्पिटल्स और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड नंबर ऑफ कॉलेजेस, ये किस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है? फिर देखें एक चीज का तो हमें पता है कि हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और दुनिया में इतनी तेजी किसी भी कौम की आबादी नहीं बढ़ रही। हम तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी और इमरान खान साहब ने इन्होंने मीटिंग्स भी की, और अब ज़रूरत यह है कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। मीटिंग्स बहुत हो गई, हमने बातें बहुत कर ली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। पॉपुलेशन को आप कंट्रोल करें। पाकिस्तान, अगर हमने ये पॉपुलेशन को नहीं कंट्रोल किया तो 32 साल बाद पाकिस्तान तीसरी बड़ी सल्तनत होगा दुनिया में, और हम इसके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि रिसोर्सेज आप उतने कम हैं और उनको बढ़ा नहीं जा रहे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को जो कर रही है वो भी नाकाफ़ी है। इस वक्त गवर्नमेंट को हेल्थ और एजुकेशन की एमरजेंसी लगानी चाहिए, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली एक कॉमन आदमी की, एक रेडी बान की, एक टांगे वाले का हेल्थ को भी इफेक्ट होना है, और उसके बच्चे एजुकेटेड होंगे तो डिलीवर कर पाएगा। तो इसलिए इनको जो कोरिया ने किया है वो मॉडल ले लें कि हर साल अपनी हेल्थ की बजटिंग डबल करते जाएं जब तक ये इमरजेंसी खत्म नहीं होती, जिसमें कम से कम 10 साल लगेंगे, और अपना मोड ऑफ स्पेंडिंग भी सही करें। कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो फर्क है, जो गैप है, वही डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिन के वक्त बैठते हैं वहां तो लोगों को उस तरह नहीं देखते, लेकिन शाम को उनकी दुकानें, अब मैं कहूंगी जाहिर सी बात है, जिस तरह से सेहत को कैश किया जाता है तो वो चमकती हैं। तो वो जो डिफरेंस है वो उसको किस तरह से किल किया जाए? कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए ताकि ये गैप इसको खत्म किया जाए। देखें, उसमें गवर्नमेंट का डेफिनेटली काफ़ी पॉलिटिकल विल है, खासकर पीटीआई लेड गवर्नमेंट की, क्योंकि वो ये चाहते हैं और ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्राइवेट प्रैक्टिस करें, कि जो भी गवर्नमेंट सरकार के मुलाजमीन हैं या डॉक्टर्स हैं, बड़े प्रोफेसर्स हैं, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी बजाय प्राइवेट क्लिनिक्स पे करें, वहीं करें, इंस्टीट्यूशंस में ही करें, चाहे, और उससे ये होगा कि शाम तक उनकी वहाँ पे मौजूदगी होगी जिससे इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये पिम्स हॉस्पिटल में तो मैंने इम्प्लीमेंट भी कर दी थी। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। पब्लिक एक्ट हेल्थ क्या है बेसिकली, इसमें क्या करने जा रहे हैं? नहीं, ये MTI है जी, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्ट है, और इसमें एक इसका हिस्सा यही है जो मैं बता रहा हूँ, और इसमें ऑप्शन देंगे वो प्रोफेसर्स को और टीचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को कि वो अंदर हॉस्पिटल के प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी सैलरी शायद डबल होगी, और अच्छी खासी डबल होगी, 7 लाख के करीब प्रोफेसर घर लेके जाएगा। और अगर वो ऑप्ट आउट करेंगे, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में करेंगे, तो उनकी आधी सैलरी होगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मैंने जैसे कहा कुछ तो सही करना चाहिए। राव खालिद साहब की तरफ भी चलते हैं, डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से। राव खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत की इंटेंशंस तो हैं, हमने सुनी भी बातें बहुत सी, सेहत के हवाले से काम किया जाएगा, एक रोल मॉडल भी है शौकत खानम हमारे सामने, लेकिन इस वक्त तक जो भी इकदाम लिए गए काफ़ी हैं, और जिस तरह से भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये स्टेप्स अब लिए जा रहे हैं, तो डू यू थिंक वुड इट बी फ्रूटफुल? बिल्कुल, अगर बेहतरी की कोई कोशिश हो रही है, सिंसियरिटी से हो रही है, तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे हैं, जो रेफरल सिस्टम जो डेवलप, हाँ जी, जो रेफरल सिस्टम, अब हेल्थ कार्ड की बात ज़्यादातर हम सुन रहे हैं, या जो बुनियादी तौर पे जो चीज़ है, 3 शोबे जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत बुरी तरह से इग्नोर हुए हैं, तरजीहात में नहीं आए।
सेहत, तालीम और इंसानी तरक्की, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, तो उस पर तवज्जो नहीं दी गई। तो इस पर अगर तवज्जो दी जा रही है, जिस लेवल पे भी दी जा रही है, तो उसको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा किस तरह से गवर्नमेंट इसको लेके आगे चलती है। हेल्थ कार्ड आपको क्या लगता है कितना एक इम्प्लीमेंट हो सकेगा? हेल्थ कार्ड सिस्टम जो है केपी में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराने का कहा, यहाँ पर विफाक में भी, तो ये क्या चल पाएगा ये सिलसिला पंजाब, विफाक, हर जगह? क्यों नहीं, अगर सिंसेरिटी हो, अगर उसको जो बैकअप प्रॉपर हो उसका, अगर हेल्थ कार्ड आप इशू करते हो उसके बाद फैसिलिटी नहीं मिलती, बंदा हेल्थ कार्ड लेके तो कुछ नहीं कर सकता ना, उससे कोई सेहत तो ठीक नहीं होगी। ज़ाहिर है जिस उसके नतीजे में आपने जहाँ से फैसिलिटीज़ वो आपको अवेलेबल होनी है, वो क्या वहाँ पे सहूलत वो मौजूद है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अगर छोटे शहरों में, छोटे हॉस्पिटलों में, देही जो मरकज़ सेहत है उन पर प्रॉपर सहूलियात मौजूद हैं, तो फिर तो इसका एडवांटेज हो सकता है। अगर फिर उन्होंने पिम्स में आना है, पोली क्लिनिक में आना है या जिना हॉस्पिटल में जाना है गांव से उठा के चारपाई, तो फिर उसका हेल्थ कार्ड का तो कोई फायदा उस तरह से नहीं होगा। इसलिए उसको उस तरह एक्सपेंड भी आपको गांव का जिक्र किया, तो गांव का जिक्र किया तो मुझे ख्याल आया कि किस तरह था, और वहां पर ये कहा जाता रहा, डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स जो उन इलाकों तक नहीं जाते। कराची की सूरत हाल को आप बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, और खासतौर पर जब हम सिंध की बात करें तो थर की बात जरूर की जाती है। और अभी मैंने बात की थी इससे कबल के जब डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है तब भी वो इन इलाकों में जाने के लिए राजी नहीं है। क्या मजमूई तौर पर सूरत हाल है डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और उनकी मौजूदगी उन इलाकों में, खासतौर पर जहां पर डॉक्टर्स जाने को तैयार नहीं होते, तो वो किस तरह से पॉसिबल किया जाएगा? देखिए, महकमा सेहत ने हत्तुल इम्कान कोशिशें कर ली, अखबारात में इश्तहारात दे दिए और उनकी सैलरियाँ बढ़ा दी, डॉक्टर की तनख्वाहों में दुगना इजाफा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद नहीं गए। जावेद अकरम साहब की बात, जैसे उन्होंने कहा कि हम उसी इंस्टीट्यूशन में ही प्रोफेसर अपनी क्लिनिक करें और 7 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन महरीन सवाल ये कि जो प्रोफेसर शाम में महीने के पूरे 40 से 30 लाख रुपए कमा रहा हो, वो 7 लाख रुपए में इंस्टीट्यूशन में कैसे बैठेगा? दूसरी बात, कराची जैसे शहर में हमारे लिए अदीब रिजवी एक रोल मॉडल है पूरे पाकिस्तान के लिए। SIUT, जब वो अपना SIUT चला सकते हैं, सालों से लाखों गुर्दे के मरीज कराची पहुंचते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो एक मिसाल है हुकूमती इदारों के लिए। तो क्या हम ऐसा इदारा नहीं बना सकते? रेहान, आप क्या कह रहे हैं कि मौके उनके लिए बहुत सारे मौजूद हैं, तो फिर वो इलाके जहां पर उनको इतना पैसा नहीं मिलेगा, इतने उनके फवायद नहीं होंगे वहां पर, तो वहां पर कोई भी नहीं जाएगा। फिर उसके लिए क्या अरेंजमेंट है, मुतबादिल क्या है, रूल्स क्या बनाए जाए? महरीन, जाने की बात दूर की, आप कराची मिनी पाकिस्तान कहलाता है। अगर आप खुदा ना खास्ता किसी को इमरजेंसी हो, अगर आपके पास सिफारिश ना हो, अगर कोई मिसहैप ना हो कराची में, तो मरीज रुल जाते हैं। सुबह OPD के टाइमिंग होते हैं 9 से 12, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता। मरीज जो मुख्तसर हल बता दीजिए, कराची के फासले, हल बता दीजिए हमें। मुख्तसर ये कि गवर्नमेंट की विल हो, जी गवर्नमेंट की विल हो, अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, अगर उनकी नीयत साफ हो। डॉक्टर साहब, आपका कमेंट, लास्ट कमेंट। देखें, जो ये आपने बहुत अच्छी बात की, और मेरा ख्याल है रेहान ने भी बहुत अच्छी बात की कि डॉक्टर्स जाते नहीं दूर दराज एरिया में। देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो जाएं, और पॉलिसी में देखें मेडिकल का आप देखें शोबा, 80,000 बच्चों का हमने इम्तिहान लिया, उनमें से सिर्फ 10,000 यहाँ मेडिकल कॉलेज में जा सकेंगे, 70,000 कहाँ जाएंगे? वो रशिया, चाइना के गांव में जाके पढ़ेंगे। तो क्यों नहीं थर में एक मेडिकल कॉलेज सिंध गवर्नमेंट बना देती, वहाँ प्रोफेसर भी जाए। बहुत ही अच्छी आपकी राय है, दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हम इनका वक्त खत्म हो गया, हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। बिलाशक दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब ने कि हमें अपने उन इलाकों को भी इस कदर बेहतर करना चाहिए कि लोग वहाँ पर जाने को राजी हों, वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ हो कि वहाँ पर डॉक्टर्स भी जाएँ और आवाम को सेहत की बुनियादी तो सहूलियात ज़रूर मिले, और उसके अलावा भी सहूलियात मिलनी चाहिए, लेकिन हमें तो बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान नज़र आता है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ख़ास तौर पर हमारे वालिदैन के लिए, आप सब के लिए बहुत ही अहम सेगमेंट है मुनशियात के हवाले से। कौन से गिरोह, किस तरह के मुनज़्ज़म गिरोह इस वक्त काम कर रहे हैं, किस तरह से ये वारदात करते हैं, किस तरह से ये इस जुर्म को फैला रहे हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, और इससे किस तरह निपटा जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे। डॉक्टर सदाकत भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही अहम मौजू है हमारे इस आखिरी सेगमेंट में, और जैसा कि मैंने कहा कि वालिदैन ज़रूर गौर से सुने। सुप्रीम कोर्ट ने भी तालीमी इदारों में तलबा जो मुनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, चारों सूबों को ताकीद की है कि वो रिपोर्ट्स पेश करें। कहा गया, उन्हें हुक्म दिया गया है इस हवाले से रिपोर्ट पेश करें। हमने कुछ अर्सा कबल शहरियार आफरीदी साहब को सुना, जहाँ उन्होंने कहा कि 75% तालिबात और 55% जो तलबा है वो इस मर्ज़ का शिकार है, यानी कि इस नशे की लत का शिकार है। और ये किस तरह से सरायत कर रहा है हमारे बच्चों में, तालिब इल्मों में, और कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है, इसकी तरीक़ाकार क्या है, ये सब कुछ क्या होता है। हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली, माहिर नफ्सियात मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, और ये बहुत ही अहम मौजू है इस वक्त। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जिस तरह से इस लत का शिकार हो रहे हैं, किस तरह से ये फैल रहा है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारी बच्चियाँ और बच्चे इतनी छोटी उम्र के इस तरह की लत का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, ये स्कूल के बारे में, जो इस्लामाबाद के स्कूलों के बारे में जो बात की गई थी, तो वो तो करीने के आस नहीं, जो परसेंटेज वो वज़ीर दाखिला ने बताई, तो वो तो किसी तरह मुमकिन नहीं। पर इसका मतलब से नेगेट किया, उन्होंने कहा कि इस तरह भी नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये मसला बड़ा शदीद है। यानी जो हमारे यहाँ जो रेशो है, जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तलबा के नशा करने की और नशे की एडिक्शन में मुब्तला होने की जो रेशो है, वो फिर भी बहुत बड़ी है। अगर वो 10% से कम भी है तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी रेशो है, क्योंकि किसी तौर भी हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यानी अगरचे वो अदादो शुमार जिससे कि बहुत पैनिक फैला था पिछले दिनों पूरे पाकिस्तान में वालिदैन के जहनों में, वो बात तो दुरुस्त नहीं है कि स्कूल के बच्चों में कोई नशा है। स्कूल के बच्चों में तो शायद 1% बच्चे भी ऐसा किसी नशे का मामला उनके साथ नहीं होगा, एडिक्शन का मामला। लेकिन जब कॉलेज के अंदर जाते हैं बच्चे, तो फिर वहाँ सिगरेट और चरस का इस्तेमाल बढ़ जाता है। आगाज़ कैसे होता है? आगाज़ ज़्यादातर होता है जब कोई किसी तरीके से कोई नाखुश होता है, उसको स्ट्रेस होती है। जब भी कभी कोई नशे का आगाज़ करता है तालिब इल्म, तो उसकी वजह ये होती है कि उसकी माँ बाप से या स्कूल टीचर से या अपनी पढ़ाई से नहीं बन रही होती, और उसके ग्रेड्स गिरने शुरू होते हैं, जिससे उसको कोई लानत मुलामत का सामना होता है, उससे स्ट्रेस होती है, टीचर्स का वो सामना नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो नशा सबसे कॉमन है, जिसे सादा सिगरेट कहते हैं, जो सादा हरगिज़ नहीं होता, उसमें टोबैको होता है, तो ये गेटवे ड्रग है। बेसिकली अंडर मैट्रिक बच्चे आमतौर पर ये शुरू करते हैं, और वो जो फिर कॉलेज में जाते हैं और वहाँ उनको जो स्ट्रेसेस होती हैं या मसाइल होते हैं जिनको वो हल करना नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है या अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे पूरा करना है, क्योंकि हमेशा उनके वालिदैन उनके लिए सब कुछ करते रहे होते हैं। तो कॉलेज में फिर सिगरेट के साथ साथ चरस का सिलसिला शुरू होता है, और फिर जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बाज़ यूनिवर्सिटियाँ तो ख़ास तौर पर बहुत इस मामले में बदनाम हैं, अगरचे कि उनके तालीमी रिकॉर्ड्स और ये माजी में काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन अब मामला ऐसा है कि वो यूनिवर्सिटियाँ नशे के नाम पे मनशियात के हवाले से बहुत ज़्यादा बदनाम है, और वहाँ हेरोइन और क्रिस्टल माज़रत के साथ बिसाइड्स स्ट्रेस और भी बहुत से अवामिल हैं। जिस तरह आपकी कंपनी कई दफ़ा कुछ ग्रुप्स में मूव करने के लिए और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, कई दफ़ा अपने आप को शो करने के लिए। हमने कई बच्चों को इस तरह भी सुना कि सिगरेट सिर्फ उन्होंने इसलिए पीना शुरू किया कि वो बाकी लोगों की तरह मैच्योर दिखाई दे। तो ये भी एक चीज़ है, पर्सनालिटी इन्हांस करने के लिए, कुछ ग्रुप्स में मूव करने के लिए, ये भी वजूहात है। और इनको प्रोवाइड कैसी होती है, ये चीज़ें मिलती कैसे है? देखिए, ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि क्यूरियोसिटी की वजह से या पीयर प्रेशर की वजह से लोग ड्रग्स का या सिगरेट का इस्तेमाल शुरू करते हैं। लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि आज 21वीं सदी में हमें जिस किस्म की स्किल्स दरकार है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो लोगों के पास नहीं है। अगर हम 20वीं सदी की स्किल्स के साथ 21वीं सदी में तरक्की करना चाहते हैं, तो फिर बहुत स्ट्रेस पैदा होगी, बहुत मूड ख़राबी होगी, मूड डिसऑर्डर्स होंगे, तो नशों की राह भी हमवार होगी। और नशे चूँकि हमारे बहुत करीब से हमें मैसर होते हैं, और हम देखते हैं कि मुआशरे में जितने सरकर्दा लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, जितने कामयाब लोग हैं, वो भी नशा करते नज़र आते हैं। हत्ता कि यूनिवर्सिटियों के जो टीचर्स हैं वो भी नशे को प्रमोट करने का बायस बनते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी ज़िंदगी में भी नशे का अमल दखल होता है।
तो अगर आप देखें कि जितने लोग भी हमारे मुल्क में एलीट के लोग कहलाते हैं, बड़े दर्जों पे ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी के ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी होते हैं, तो उनकी ज़िंदगियों में साथ नशे का जो टैग चिपका हाउ इज़ इट मेड अवेलेबल? इतना इजीली एक्सेस में किस तरह होता है? किस तरह किसी को इस राह पे लाया जाता है, उसको दी जाती है वो चीज़ किस तरह से? हाउ इज़ इट मेड पॉसिबल फॉर देम टू बी क्लोज टू इट? बहुत आसान सी बात है समझने के लिए, क्योंकि अगर किसी का ख्याल है कि किसी तालिब इल्म के साथ जाके कोई ड्रग डीलर सबसे पहले बात करता है कि तुम नशा इस्तेमाल करो, तो ये बात गलत है। लेकिन असल में जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो किस वक्त एक ड्रग डीलर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं इसका कोई पता नहीं होता, क्योंकि नशा करते करते जब किसी के पास रकूम ख़त्म हो जाती है, पैसे नहीं होते, तो फिर उसको और लोगों को इन्वॉल्व करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता, तो नशा करने वाला या एडिक्ट नशा बेचना भी शुरू कर देता है, जिससे कि उसके अपने नशा करने के लिए वो ये बात की सूरतें तो हमें बहुत दिखाई देती भी हैं, लेकिन जो असल वजह बनती है वो क्या है ये अभी जानना बाकी है। काजी साहब, आप क्या कहेंगे? आपने जो इर्द गिर्द अपने माहौल में जो देखे इस तरह के वाक़यात, हालात, आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है, आज ही फिगर आई है 90 लाख के करीब लोग पाकिस्तान में नशे के आदी हैं, और यहाँ पर जो फैसिलिटीज उनको ट्रीट करने के लिए है वो 30,000 लोगों के लिए भी नहीं है, और बहुत कम लोग हैं, हमारे नफ्सियात बहुत से कम है, और उसमें हमारा वो स्टेट का। दूसरी बात सबसे अहम ये है कि ये बुनियादी तौर पर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हेरोइन की पैदावार है वो होती है अफगानिस्तान में, और वो यहाँ से गुजर के जाती है, और ये कोल्ड वार में, बल्कि एक दफ़ा खबर आई थी कि इवन नेटो जो जब यहाँ पे थी तो वो भी इन्वॉल्व थे यहाँ पे इस ट्रेड में, तो हम उसकी एक गुजरगाह भी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये दो सतह पे है। एक सतह पर तबके उमरा के बच्चों को मैं देखता हूँ वो मज़े के लिए, और वो कोई उनकी ज़िंदगी में मकसद नहीं होता, तो ये जो 1% या डॉक्टर साहब सही बता सकते हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में मुझे और लोगों ने भी बताया वो लग जाती है इसलिए कि टू हैव फन, एडवेंचर के लिए वो उसमें चले जाते हैं। एक दूसरी बात ये कि आपकी 49% यूथ जो है, अकॉर्डिंग टू डॉन की फिगर कोट कर रहा हूँ, वो बेरोजगार हैं बेचारे, तो उनका वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में आगे कोई चीज़ उन्हें नज़र नहीं आती, उनके अरमान हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, तो हम देखते हैं कि वो इन ड्रग्स में चले जाते हैं, एस्केपिज्म में चले जाते हैं। तो ये मल्टीपल इसकी वजूहात हैं, मगर ये है कि इसमें शराब को तो आम तौर पे जो अहले मगरब है वो मनशियात में नहीं समझते, मगर हमारे मज़हब में वो नहीं है, मगर यहाँ वो बहुत ज़्यादा आम है, और ये मुझे पता चला है कि यहाँ पर कैपिटा जो कंजम्पशन है अल्कोहल की, वो मेरे ख्याल में दूसरे मुल्कों से भी कहीं ज़्यादा है। उसकी भी कई वजूहात हैं, मगर बुनियादी तौर पर ये एक तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों को क्योर करने के लिए, जो फैसिलिटीज़ हैं वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया राव खालिद साहब। एक माफिया बहुत सरगर्म है जो हम बहुत सुनते रहे इस्लामाबाद में, खासतौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस के हवाले से, कुछ इसके बारे में आप बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, इसी पे मैं बात करना चाह रहा था कि इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली ये डॉक्टर साहब तो ओवरऑल बात की, जो कि बहुत पुरानी किस्सा शुरू हुआ, और लोगों ने जिस तरह आजकल प्रॉपर्टीज़ में लोग अरबों खरबोपति बन गए, कब्जे की ज़मीनों पे सोसाइटीज़ बना गए, इसी तरह से ये ड्रग डीलर्स जो थे ये 80s से शुरू हुए, और अब बहुत बड़े बड़े वो कह लें अब उमरा में उनका शुमार होता है, अशराफिया का हिस्सा बन चुके हैं, शायद सियासत में भी उनका बहुत अमल दखल है। जो ये पर्टिकुलर बात अब हुई है जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने भी की, वो इस्लामाबाद में जो एक ट्रेंड नज़र आया यहाँ पे, जो प्राइवेट स्कूल्स ख़ासतौर पे एलीट क्लास के जो बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड नज़र आया। एक स्कूल सिस्टम के बारे में तो मुझे पर्सनली पता है कि उसकी जो इंतज़ामिया है वो भी उसमें इन्वॉल्व है, वो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है उसकी कि वो भी उसमें लेती है। वो फार्म हाउसेस पे पार्टीज़ रखते हैं, वहाँ पे ड्रग का इस्तेमाल आम होता है, इंतज़ामिया की मौजूदगी में होता है, तो स्कूल के अंदर भी वो इसी तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। उसकी कोई प्रिवेंशन के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की गई, बल्कि उसको फ़रोग देने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो हुकूमत को फौरी तौर पर ये चाहिए, आइडेंटिफाई हो चुके हैं वो जगह जहाँ से ये सारा कुछ होता है, सबसे पहले उस स्कूल की इंतज़ामिया को भी उसमें पकड़ा जाए और उनको रेप्रिमांड किया जाए कि किस तरह से वो इस तरह से अलाउ कर रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह से ओपन बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल सही, और बहुत ही जरूरी है एक तो हुकूमत इस पे तवज्जो दे, और साथ साथ वालिदैन जो है ज़ब्त होता है हर इदारे का, वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों के हरकतों सकनात पर ज़रूर नज़र रखे और देखे कि उनके फिजिकल मेंटल हेल्थ में कोई डिटेरियोरेशन तो नहीं आ
जारी कुटा तो नहीं है उनके साथ, और उसके ऊपर फोकस करे और ज़रूर इस मसले को एड्रेस करे इससे पहले कि ये वबाल जान बन जाए, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, डॉक्टर सदाकत साहब आपका और तमाम मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।